कैसे हैं आप सब? मैं जानती हूँ आप सब बखैरियत होंगे, अपने घर में इसी तरह खुश व खर्रम रहो और सेफ रहो। अच्छा तो बच्चों देखो, आज हम मजमून तारीख का हम चौथा सबक पढ़ रहे हैं, शिवाजी महाराज से कब्ल का महाराष्ट्र। जब हम कोई भी सबक शुरू करते हैं तो पहले उसका उन्वाने सबक समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर उन्वाने सबक हमारी समझ में आ जाता है तो हम सबक बआसानी से समझ सकते हैं। तो हमारा उन्वान है शिवाजी महाराज से कब्ल का महाराष्ट्र। बच्चों, शिवाजी महाराज को आप सब जानते ही होंगे। चौथी जमात में आपने शिवाजी महाराज की हालत ज़िंदगी का मुताला किया। आप हम हफ्तम जमात में उनकी ज़िंदगी का तफसीली जायज़ा लेंगे। तो शिवाजी महाराज बच्चों, ये है हमारे शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज से कब्ल का महाराष्ट्र। कब्ल मतलब पहले, यानी शिवाजी महाराज की आमद से पहले हमारा महाराष्ट्र। देखो बच्चों, ये हमारा महाराष्ट्र, ये हमारा पूरा महाराष्ट्र है। जहाँ हम रहते हैं वो ये है पूना। तो अभी हम महाराष्ट्र के बारे में मालूमात हासिल करेंगे कि शिवाजी की आमद से पहले हमारा महाराष्ट्र कैसा था, वहाँ की अवामी ज़िंदगी कैसी थी, लोगों के हालात कैसे थे और हुकूमत किस तरह चल रही थी। ये सबक आज हम इस सबक में इन सब चीज़ों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इससे पहले के सबक में हमने पढ़े थे शिवाजी महाराज से कब्ल का भारत, यानी शिवाजी महाराज जब से पहले जो भारत था वो भारत में अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए, मुगल आए, यानी सबकी आमद हो चुकी थी और वो सब तिजारत के गर्ज से हमारे भारत देश में आए थे और पूरे भारत में उन्होंने अपनी तिजारती मंडियां कायम कर ली थी और साथ ही साथ वो आपस में लड़ा भी करते थे और अपने आप को महफूज भी रखा करते थे। तो अब शिवाजी महाराज से कब्ल के महाराष्ट्र में जो हम ज़िमनी इकाइयाँ हमारी जिसके बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे, वो नंबर 1 पर है गांव, कस्बा, परगना और कहत की मुसीबत। यानी गांव कैसे होते थे बच्चों हमारे भारत। अभी समझो ये हमारा महाराष्ट्र या भारत है, तो इसमें 80% क्या है, गांव है। क्या है? गांव है। और 20% क्या है, शहर है। तो जाहिर सी बात है हमारे यहाँ पर गांव ज्यादा है तो लोगों का अहम पेशा ज़राअत ही होगा। तो गांव का अहम पेशा क्या था? ज़राअत था। और गांव में क्या कौन हुआ करते थे? मुखिया। अब बच्चों तुम मुझसे पूछोगे मिस मुखिया बोले तो क्या? बच्चों देखो, हमारे खानदान में हमारे से जो बड़े होते हैं, जैसे अभी तुम्हारे खानदान में तुम्हारे दादा है, बड़े अब्बा है, चाचा है, तो इन सब में बड़ा कौन हुए? तुम्हारे दादा। यानी तुम्हारे दादा जो भी फैसला करेंगे, जो भी बोलेंगे, जो भी राय मशवरे देंगे, तुम्हारे खानदान को वो सब पूरा मानना पड़ेगा। उसी तरह गांव में कौन हुआ करता था? मुखिया। मुखिया को क्या कहते थे? पाटिल। क्या कहते थे? पाटिल। और ये पाटिल की भी बच्चों जिम्मेदारियां हुआ करती थी। जो बड़े होते हैं घर के, उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हुआ करती है। उसी तरह पाटिल पर भी बहुत जिम्मेदारी थी। नंबर 1 सबसे पहली जिम्मेदारी पाटिल की थी, जमीनों पर ज्यादा से ज्यादा फसलें उगाए। यानी गांव की जो जमीनें हैं उसमें क्या उगाए? ज्यादा से ज्यादा फसलें उगाए। ये जो है पाटिल की जिम्मेदारी हुआ करती थी। उसके बाद उसकी दूसरी जिम्मेदारी हुआ करती थी झगड़े फसाद से गांव को महफूज रखना। यानी गांव में किसी भी किस्म के झगड़े फसादात, लड़ाई वगैरह ना हो, इसकी जिम्मेदारी किस पर होती थी? पाटिल पर होती थी। और तीसरी उसकी जिम्मेदारी हुआ करती अमन व अमान कायम रखना। यानी अपने गांव में हर तरफ शांति, प्यार और मोहब्बत का माहौल कायम रखना, ये जो थी पाटिल की जिम्मेदारी हुआ करती थी। इसके अलावा पाटिल की मदद के लिए एक और बंदा होता था जिसे कहते थे कुलकर्णी। देखो बच्चों, ये गांव है, ये पूरा गांव का मंजर हम आपको बता रहे हैं। ये गांव है, ये भी गांव है। ये गांव के लोग किस तरीके से रहते हैं, यानी कुएं पे से पानी लाना, गाड़ियां वगैरह, घर, और इधर भी देखिए आप बैलगाड़ियों पर लोग सामान लेकर जा रहे हैं। ये पूरा हमारे क्या है? गांव का मंजर है। और ये हमारे मुखिया जी जो गांव के पाटिल है। ये उनका लिबास इस तरीके से हुआ करता था। सर पे पगड़ी होती थी, पेठा होता था जिसे वो पहनते थे
और हमारे महाराष्ट्र का खास पेशा जो था वो ज़राअत का था। देखो किसान हल जोत रहा है खेत में, ये इस तरीके से खेती बाड़ी वो लोग किया करते थे। ये बोर अनाज जोत रहा है और ये जब फसल होती थी तो लोग इस तरीके से गांव में फसल निकालने का काम करते थे। अब मैंने तो आपको बताई पाटिल की मदद के लिए कौन होते थे, कुलकर्णी। देखो ये है कुलकर्णी, उनका लिबास इस तरीके से हुआ करता था, वो गांधी टोपी पहना करते थे। अब ये कुलकर्णी की जिम्मेदारी क्या होती थी, महसूल वसूल करना। महसूल मतलब टैक्स। टैक्स का जो रिवाज था बच्चों आज भी है और पहले जमाने में भी था। लोग पहले अनाजों पर और जो काम करते थे उस पर टैक्स दिया करते थे। उसी तरह आज भी हम जिस घर में रहते हैं हम उसका टैक्स देते हैं, बाजार से हम दवाइयाँ लाते हैं उसका टैक्स देते हैं, और इसी तरह हम अदना सी माचिस भी जब खरीदते हैं तो हमको उसका टैक्स भी देना पड़ता है। उसी जमाने में कुलकर्णी की जिम्मेदारी होती थी टैक्स जमा करना, वसूल करना, और नंबर 2 उसकी जिम्मेदारी होती थी जो टैक्स जमा होता था, जो महसूल जमा होता था उसका इंदिराज करना। ये जिम्मेदारी किसकी हुआ करती थी, कुलकर्णी की हुआ करती थी। इसके अलावा गांव में मुख्तलिफ किस्म के कारीगर भी हुआ करते थे। हर किसी का अपना खानदानी पेशा होता था बच्चों। जैसे अभी हमारा पुराने जमाने में कैसा था, खानदानी पेशा बोले तो अगर बाप किसान है तो बेटा भी किसान होगा, बाप दर्जी है तो बेटा भी दर्जी होगा, यानी जो उनका खानदानी जो रिवाज था जो पेशों का वही लागू था। आज के जमाने में ऐसा है क्या बच्चों, ऐसा नहीं है। आज एक किसान का बेटा भी डॉक्टर बन सकता है और एक किसान का बेटा भी डॉक्टर बन सकता है, एक मोची का बेटा भी इंजीनियर बन सकता है। आज हम हमारे पसंद के मुताबिक अपना पेशा इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन उस जमाने में ये रिवाज नहीं था, खानदानी पेशों के हिसाब से चलता था। उसी तरह बच्चों गांव में जो कारीगर हुआ करते थे, जैसे किसान है, लोहार है, बढ़ई है, बर्तन बनाने वाला कुम्हार है, तो उस जमाने में उन लोगों में आपस में पैसों का लेन देन नहीं था। अगर मुझे अनाज चाहिए तो मैं किसान के पास जाऊंगी, उनको मैं कुम्हार हूं तो मैं उसे बर्तन दूंगी और उससे अनाज लूंगी। यानी ऐसा जो लेन देन का सिस्टम था, जो लेन देन का तरीका था, उसे क्या कहते हैं, बलूता। क्या कहते हैं बच्चों, बलूता, यानी लेन देन का तरीका, यानी एक चीज देना उसके बदले में दूसरी चीज उससे लेना अपनी जरूरियात के मुताबिक। तो ये हमने मालूमात हासिल करे बच्चों, गांव की मालूमात हमने हासिल करे। अभी हम देखेंगे कि कस्बा किसे कहते हैं। बच्चों गांव से जो बड़ा होता है, यानी गांव है, गांव से जो बड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, कस्बा कहते हैं। और देखो परगना, अभी हम आगे मालूमात हासिल करेंगे परगना की, लेकिन जो परगना होता है उसके सदर मुकाम होते हैं। सदर मुकाम आज भी है, जैसे हमारे भारत का सदर मुकाम दिल्ली है, महाराष्ट्र का सदर मुकाम मुंबई है, उसी तरह उस जमाने में भी सदर मुकाम हुआ करते थे। जैसे परगना का सदर मुकाम था इंदापुर और वाई, ये दोनों बड़े कस्बे थे, इसलिए इनको सदर मुकाम बनाया गया था। सदर मुकाम मतलब राजधानी भी हो सकता है, पायतख्त भी बोल सकते हैं हम उसको, दारुल सल्तनत भी बोल सकते हैं। इसी तरह पर कस्बे का भी अहम पेशा, जो कस्बे में जो लोग रहते थे उनका अहम पेशा भी क्या था, ज़राअत था। क्या था बच्चों, ज़राअत। और उनमें भी माहिर कारीगर होते थे। देखो जैसे ये है, ये माहिर कारीगर है, लोहार है, बढ़ई है, यानी ये लोहार और बढ़ई ये अपने काम में बहुत माहिर हुआ करते थे। और जिस तरह यहाँ पर पाटिल और कुलकर्णी हुआ करते थे बच्चों, उसी तरह कस्बे में क्या हुआ करते थे, वतनदार। कौन हुआ करते थे, वतनदार, जिसमें शेटे और महाजन ये दो जो क्या थे, वतनदार थे। अभी इनका क्या काम था, शेटे और महाजन की क्या जिम्मेदारी थी, जैसा हमने यहाँ पे पढ़े पाटिल की जिम्मेदारी, कुलकर्णी की जिम्मेदारी। अभी हम देखेंगे कि शेटे और महाजन की क्या जिम्मेदारी थी। शेटे और महाजन की जिम्मेदारी थी, गांव में बच्चों बाजार नहीं भरते थे, गांव में बाजार नहीं भरते थे। कस्बे में, कस्बा जो था ये बाजारों से जुड़ा हुआ था, गांव में बाजार नहीं थे, कस्बा बाजारों से जुड़ा हुआ था।
तो ये शेटे और महाजन की जिम्मेदारी थी गांव में क्या बसाना, बाजार बसाना। अभी हम देखते हैं हमारे यहाँ हर रोज बाजार भरता है, सुबह में भरता है, शाम में भरता है, दोनों वक्त हमारे यहाँ बाजार भरता है। लेकिन उस जमाने में हफ्ते में सिर्फ एक बार जो होता था बाजार भरता था, और वो बाजार भरने की जिम्मेदारी किसकी थी? शेटे और महाजन की। शेटे और महाजन की जिम्मेदारी होती थी कि गांव में बाजार बसाना और उसका हिसाब किताब रखना, ये सब जिम्मेदारी हुआ करती थी। शेटे और महाजन की ये जिम्मेदारी हुआ करती थी। इसके अलावा देखे कि शेटे और महाजन पर बाजार बसाने की जिम्मेदारी हुआ करती थी, और ये काम जो थे उन्हें हुकूमत की तरफ से बाजार बसाने के लिए हुकूमत की तरफ से इनको क्या दिया जाता था? जमीनें दी जाती थी, ताकि वो उस मकाम पर क्या करे, उस जगह पर क्या करे, बाजार बसाए। और बाजारों का जो हिसाब किताब होता था वो भी महाजन की जिम्मेदारी थी। वो सब बाजारों का हिसाब किताब रखे, उसका इंद्राज करे। देखो बच्चों, अभी एक ही गांव के दो नाम होते हैं, है ना, होते हैं ना, एक गांव के दो नाम। तो उस तरह उनको अलग अलग बताने के लिए एक गांव के नाम के आगे बुजुर्ग और खुर्द ये दो अल्फाज जोड़े गए। मिसाल के तौर पर वड़गांव बुजुर्ग, वड़गांव खुर्द। जिस तरह हम कोंडवा में रहते हैं, तो हम कहाँ रहते हैं बच्चों? कोंडवा खुर्द में। ये हमारा नया गांव है। कोंडवा खुर्द क्या है? नया गांव है। जो असल गांव होता है, जो पुराना गांव होता है, उसे बुजुर्ग कहते हैं। जैसे हमारे कोंडवा खुर्द के आगे कोंडवा बुजुर्ग है, यानी वो असल गांव है, पुराना गांव है। ये भी एक गांव में बताना जरूरी था आपको, खुर्द और बुजुर्ग किसे कहते हैं। उसके बाद में हम आएंगे बच्चों परगना पर। परगना जो होता है बहुत बड़ा होता है। परगने में बहुत से गांव शामिल होते हैं, बहुत से गांव इसमें इस गांव पर ये मुश्तमिल होता है। जैसे पूना, पूना ये सब में बड़ा परगना है। पूना क्या है? सब में बड़ा परगना है, जिसमें 290 गांव हैं। यानी पूना में कुल कितने गांव थे? 290। उसके बाद में चाकन, चाकन भी एक परगना है, उसमें 64 गांव थे। और सब में छोटा परगना था शिरुल, जिसमें सिर्फ 40 गांव थे। देखो बच्चों, जिस तरह हमने यहाँ पर वतनदार पढ़े, यहाँ पर मुखिया और पाटिल के बारे में मालूमात हासिल की, उसी तरह परगना में भी कौन होता था? वतनदार। कौन होता था? वतनदार। वतनदार में दो थे, एक देशमुख और देशपांडे। अभी देशमुख की क्या जिम्मेदारी थी और देशपांडे की क्या जिम्मेदारी थी? तो मैं आपको ये बताती हूँ, जो जिम्मेदारी पाटिल की एक गांव में होती है, वही जिम्मेदारी देशमुख की परगना में होती है। यानी देशमुख जो होता है ये पाटिलों का सरबरा होता है। सरबरा मतलब बड़ा। यानी 290 गांव के 290 पाटिल जो है वो देशमुख के अंडर काम करते हैं, उसके हाथ के नीचे वो काम करते हैं। यानी देशमुख जो ये 290 पाटिलों का सरबरा है, यानी ये देशमुख जो बोलेगा वो ये पाटिलों को करना होगा। और जो पाटिल गांव की सतह पर करता है वही काम देशमुख जो है परगना सतह पर करता है। क्या काम करता था पाटिल? ज्यादा से ज्यादा गांव में फसलें उगाना, ये काम पाटिल का था। वही काम देशमुख का परगना में ज्यादा से ज्यादा फसलें उगाना, गांव में झगड़े फसादात से गांव को महफूज रखना, वही काम देशमुख का क्या कब था? परगने में वही काम आता है कि परगना को झगड़े फसाद से महफूज रखना। पाटिल का तीसरा काम था गांव में अमनो अमान कायम रखना, वही काम देशमुख का परगना में होगा कि अपने परगना में अमनो अमान कायम रखना। इस तरीके से होता है। अब देशपांडे की क्या जिम्मेदारी है? जो जिम्मेदारी कुलकर्णी की गांव की सतह पर होती है, वही जिम्मेदारी देशपांडे की परगना सतह पर होती है। ये तमाम कुलकर्णियों का क्या होता है? सरबरा होता है। देशपांडे कौन होता है? तमाम कुलकर्णियों का सरबरा, यानी महसूल वसूल करना और उसका हिसाब किताब रखना, ये देशपांडे का काम था। जो काम कुलकर्णी गांव की सतह पर करता है, वही काम देशपांडे परगने की सतह पर करता है। ये जो वतनदार है, ये कड़ी होते थे किसकी? हुकूमत
हुकूमत से आवाम के बीच में ये लोग क्या होते थे, एक दूसरे की बातचीत को पहुंचाने का एक जरिया होते थे। कौन? वतनदार। कौन? वतनदार। जिस तरह अगर समझो कुदरती आफत आ जाती थी तो आवाम का पैगाम हुक्मरानों तक, बादशाहों तक पहुंचाने का काम देशमुख और देश पांडे किया करते थे। लेकिन इनको बहुत से इख्तियारात थे, लेकिन कभी कभी अपने इख्तियारात का गलत फायदा भी उठाते थे। इनका काम होता था आवाम से पैसे वसूल करना, कभी कभी ये ज्यादा पैसे भी वसूल करते थे और हुक्मरानों तक वो पैसे देरी से पहुंचाते थे, जिससे आवाम को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अच्छा तो बच्चों, हमने परगना के बारे में मालूमात हासिल कर लिए। ये परगना में क्या क्या हुआ, वतनदार थे, ये बड़े छोटे ये सब परगना थे। अभी हम देखेंगे कि कहत की मुसीबत क्या होती है। कहत क्या होता है? देखो बच्चों, ये है कहत। कहत मतलब बारिश ना होना, सूखा पड़ना और जमीन पूरी बंजर हो जाना, तो इसे क्या कहते हैं? कहत। तो अभी हम कहत के बारे में देखेंगे कि कहत की वजह से क्या होता है। अगर बारिश ना हो, क्या ज़राअत किस पर मुनहसिर होती है? बारिश पर। अगर बारिश ही ना हो तो सब में पहले क्या होगी? अनाज की किल्लत होगी, पानी की किल्लत होगी, लोग भूखे प्यासे मरने लगेंगे, अनाज की कीमतें क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, लोग बेरोजगार हो जाएंगे और मवेशियों को चारा नहीं मिलेगा तो वो भी मर जाएंगे। ऐसे सूरत हाल में क्या करेंगे लोग? एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाएंगे, यानी एक गांव से दूसरी गांव में वो लोग चले जाएंगे। इस तरह गांव पूरी तरह क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। इसी तरह बच्चों, महाराष्ट्र में सब में बड़ा कहत पड़ा था 1630 में, और ये इतना खतरनाक कहत था कि आवाम बहुत ही खौफजदा हो गई थी। पानी की किल्लत थी, अनाज नहीं था, मवेशी हलाक हो गए थे। देखो ये किस तरह का आलम बताया गया है, हर तरफ सूखा पड़ा हुआ है, मवेशी हलाक हो गए हैं और लोग जो है एक गांव से दूसरे गांव मुंतकिल हो रहे। इतने बुरे हालात थे बच्चों कि लोग अनाज की रोटी के एक टुकड़े के लिए, अनाज की रोटी के एक टुकड़े के लिए खुद को बेचने के लिए तैयार हो गए थे। यानी हमें खरीदो और हमें रोटी का एक टुकड़ा दो। लेकिन हालात ऐसे थे कि कोई खरीदार भी नहीं था। सूरत हाल बहुत खराब हो गई थी, ज़राअत पूरी तरह खत्म हो गई थी, सनतें बर्बाद हो गई थी और लोग दर बदर की ठोकरें, जैसा मैंने आपको बताई, लोग दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए थे। ऐसी हाल में आवामी जिंदगी को दोबारा बहाल करना बहुत बड़ा चैलेंज था। तो बच्चों, आज हमने शिवाजी महाराज से कब्ल का महाराष्ट्र इस सबक का आधे हिस्से की मालूमात हासिल करें। इंशाअल्लाह हम इसका दूसरा हिस्सा अगले सबक में या अगले पीरियड में देखेंगे। शुक्रिया।